हिंदुस्तान आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। इसके पीछे असल कहानी क्या है? क्या ये गुर्बत है, तालीम की कमी, या फिर कोई ऐसी बात है जो हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल है? आइए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। जी हाँ, 1.47 अरब लोग, ये इतनी बड़ी तादाद है कि अब हिंदुस्तान आबादी में चीन से भी आगे निकल चुका है। जरा सोचिए, दुनिया का हर छठा इंसान हिंदुस्तानी है, लेकिन इन सब के रहने के लिए जमीन दुनिया का सिर्फ 2% है। तो ये तवाज़ुन आखिर बना कैसे? तो आखिर सवाल यही है कि हिंदुस्तान में इतने ज्यादा लोग क्यों हैं? क्या ये कोई पिछले 50 या 100 साल की बात है, या इस कहानी की जड़ें तारीख में कहीं बहुत गहरी हैं? अक्सर जब ये सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है गुर्बत या तालीम की कमी। कुछ लोग उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रियासतों का नाम लेते हैं। देखिए, ये सारी बातें गलत नहीं हैं, इनका अपना किरदार ज़रूर है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। ये तो बस एक बहुत बड़ी पहेली के छोटे छोटे टुकड़े हैं। असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और हैरानकुन है। इस मुअम्मे का असल जवाब आज के दौर में नहीं, बल्कि कदीम तारीख में छुपा हुआ है। इसको समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे। और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन हकीकत सामने आती है। माजी में दुनिया की कुल आबादी में हिंदुस्तान का हिस्सा आज से कहीं ज्यादा था। हजारों साल तक दुनिया का तकरीबन हर तीसरा शख्स हिंदुस्तानी था। आज ये तादाद कम होकर हर छठे शख्स पर आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल सवाल ये नहीं है कि हिंदुस्तान की आबादी अचानक क्यों बढ़ी, बल्कि सवाल ये है कि ये हमेशा से इतनी ज्यादा क्यों रही है। इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है: ज्योग्राफी। लोग अक्सर मईशत, समाजी अवामिल और पॉलिसियों पर बात करते हैं, लेकिन वो इस सबसे बुनियादी उनसर को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसने इस खित्ते की किस्मत लिखी। हिंदुस्तान की आबादी का असल इंजन ये इलाका है, सिंध गंगा का मैदान, यानी इंडो गैंजेटिक प्लेन। ये एक ऐसी जोग्राफियाई नेमत है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, और इसी ने हज़ारों सालों से करोड़ों लोगों की परवरिश की है। ये मैदान 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये इतना वसी और जरखेज है कि आज दुनिया की 11% आबादी सिर्फ इसी एक पट्टी पर रहती है। और इस मैदान की जरखेजी का सारा राज हिमालय के पहाड़ों में छुपा है। यहाँ से 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, हिमालय से निकलने वाले दरिया लाखों सालों से अपने साथ इंतहाई जरखेज मिट्टी लाकर यहाँ जमा करते रहे। दूसरा, इन पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर्स पिघलकर इन दरियाओं को सारा साल पानी फराहम करते हैं। और तीसरा, ये ऊंचे पहाड़ वस्ती एशिया की शदीद ठंडी हवाओं को रोकते हैं और मानसून की बारिशों को इसी इलाके में कैद कर लेते हैं। इस मैदान की वसअत का अंदाज़ा लगाने के लिए आइए इसका मुवाजना दुनिया के दूसरे बड़े आबादी के मराकज़ से करते हैं। शिवालिक चीन का मैदान इससे तकरीबन आधा है, और मिस्र की वो अजीम तहजीब जिस वादी नील पर खड़ी थी, वो तो इसके सामने एक बहुत छोटी सी पट्टी लगती है। और ये कोई नई दरियाफ्त नहीं है। आज से 2000 साल से भी पहले एक यूनानी सफ़ीर मेगास्थनीज ने लिखा था कि हिंदुस्तान में साल में 2 फसलें होती हैं, इसलिए यहाँ कहत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसूल बहुत सादा है, जो ज़मीन 2 गुना अनाज पैदा करे वो 2 गुनी आबादी को पाल सकती है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक मंतवी सवाल पैदा होता है। अगर हिंदुस्तान की ज्योग्राफियाई किस्मत इतनी ही अच्छी थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि पिछली चंद सदियों में चीन आबादी के लिहाज से इससे आगे निकल गया? इसके पीछे एक बहुत तारीख और तकलीफदेह तारीख छुपी है। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो पहली सदी हो, 10वीं सदी हो या 17वीं सदी, तकरीबन हमेशा हिंदुस्तान की आबादी चीन से ज़्यादा ही रही है। लेकिन फिर 18वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने हजारों साल पुरानी तारीख का रुख ही मोड़ दिया। ये तब्दीली इसलिए नहीं आई कि चीन की आबादी अचानक बहुत बढ़ गई, बल्कि इसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान की आबादी को मसनूई तौर पर बढ़ने से रोका गया, और ये सब बरतानवी राज के दौर में हुआ। 1770 से लेकर 1947 तक बरतानवी राज के दौरान हिंदुस्तान को 25 बड़े कहत का सामना करना पड़ा। एक अंदाजे के मुताबिक इन कहतों में 3.5 करोड़ लोग अपनी जान से गए। ये तादाद इतनी बड़ी है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली जंग अजीम में पूरी दुनिया में तकरीबन 85 लाख लोग मारे गए थे। यानी हिंदुस्तान में कहत से मरने वालों की तादाद पहली जंग अजीम के कुल अमवात से 4 गुना ज़्यादा थी। और ये अमवात कुदरती नहीं, बल्कि इस्तेहसाली पॉलिसियों का नतीजा थीं। फिर 1947 में आज़ादी के बाद हालात बदले और हिंदुस्तान की आबादी ने अपनी कुदरती रफ्तार दोबारा हासिल कर ली। लेकिन अब आज के दौर में इस कहानी में एक बिल्कुल नया और शायद सबसे गैर मुतवक्के मोड़ आ रहा है।
اصل اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کی شرح تولید یعنی فی عورت بچوں کی اوسط تعداد اب 1.9 پر آ چکی ہے۔ یہ 2.1 کی اس شرح سے بھی کم ہے جو آبادی کو مستحکم رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں آبادی بڑھنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور آنے والے کچھ سالوں میں یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان اوور پاپولیٹڈ یا زیادہ آبادی والا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ جغرافیائی طور پر ایک انتہائی خوش قسمت خطہ ہے جو ہمیشہ سے ایک بڑی آبادی کو سہارا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس میں ایک آخری اور سب سے تشویشناک موڑ باقی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ وہی جغرافیائی نعمت جس نے ہزاروں سال ہندوستان کی تہذیب کو پروان چڑھایا، آج خود ایک بہت بڑے اور حقیقی خطرے کی زد میں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمالیہ کے گلیشیئرز جو دریاؤں کو سارا سال پانی دیتے ہیں اب بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ مانسون بے ترتیب ہو چکا ہے اور زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک گر رہی ہے، یعنی وہ تمام عوامل جو اس خطے کو خوشحال بناتے تھے آج ایک ایک کر کے کمزور پڑ رہے ہیں۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا وہ جغرافیہ جو ہزاروں سال تک ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت اور نعمت تھا، اب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس کی سب سے بڑی کمزوری اور مستقبل کا عذاب بن جائے گا؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا جواب آنے والی نسلوں کو دینا ہوگا۔